गाइस, आज की वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का 2022 का पेपर हल करने वाले हैं, क्योंकि इसी पेपर के आधार पर आपका पेपर आता है। जब आप इस पूरे पेपर को हल कर लोगे तो आपके इससे कम से कम 30 नंबर तक आराम से बन जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखना। समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट के लिए। पूर्णांक 70 का होता है और 15 मिनट परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए होते हैं। पहले के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, बा, सा, दा, या। तो आ से शुरू करते हैं, जो बहुविकल्प। देखिए, हम लोग खंड आ में आ चुके हैं। क्या दिया गया है? अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो आप याद रखना कि ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, जो अर्धचालक की बात हो तो अर्धचालक के लिए संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 से क्या होता है? कम। 3 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कौन सा ऑप्शन है? एक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 3 से कम होता है, और एक शून्य है। लेकिन याद रखना कि अर्धचालक में शून्य नहीं होता है। जब शून्य नहीं होगा तो 3 से कम कौन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही विकल्प हो जाएगा। मान लो अर्धचालक की जगह आपको चालक दे दे। अगर यहाँ पर अर्धचालक की जगह केवल चालक लिखा हो तब क्या होगा? तब आपके लिए शून्य विकल्प सही हो जाएगा। अगर अर्धचालक की जगह आपका अचालक दे दे, क्या दे दे? अचालक। ये जो धा है, धा के ऊपर अर उड़ी, इसको हटाने के बाद में जो बचेगा अचालक, अगर वो दे दे तो उसका मान होता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अधिक तब या तो ये विकल्प सही होगा, तब या तो ये विकल्प। तो याद रखना, तब ये दोनों विकल्प आपको नहीं देगा। तब केवल 5 से, अगर मान लो दोनों दे भी दे तो 15 लगा देना है, तो 15। अब हम लोग आते हैं खा नंबर पर। खा नंबर क्या दिया गया? हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं के बीच h/2π का अंतर होता है। याद रखना। हम लोग आते हैं 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सही हो जाएगा, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। ऊर्जा कितनी दी गई है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, ऊर्जा 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। तो डी ब्रॉगली की समीकरण इसमें आपको लगानी पड़ेगी। तो डी ब्रॉगली की समीकरण क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू h/p होती है। तो जब आप p को हल करोगे, p इक्वल टू क्या करोगे? p इक्वल टू आपको mv करना पड़ेगा, mv करना पड़ेगा। और p इक्वल टू mv होता है और p इक्वल टू √2km भी होता है। 2km, k जहाँ गतिज ऊर्जा है, m जहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। जब आप k को हल करके लिखोगे तो उत्तर आएगा 2। k का इक्वल टू होता है ev, e होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और v होता है v वोल्ट से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वोल्टता, और m इसका द्रव्यमान हो गया जो पहले से लिखा था। k इक्वल टू ev लिख दिया। अब इसके बाद में p की जगह आपको इसको रखना है, और इसके बाद में m की जगह आपको मान रखना है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। e की जगह रखना है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। और इसके बाद में v को ऐसे लिखा रहने देना है और 2 को ऐसे लिखा रहने देना है। जब आप नीचे रख के इसको हल करोगे तो इसका उत्तर का मान आएगा 12.27 के आसपास। 12.27 अपॉन रूट में आएगा आपका v। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे कुछ आएगा, ठीक है, तो आपका यही आएगा 12 पॉइंट। जब आप इसको हल करोगे तो हम लोग इसको 12.27 को कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर 150/v। तो ये हम लोगों का निकल के आता है सही समीकरण। तो आपको इसको याद रखना, लैम्डा इक्वल टू √150/v। 150 ऊपर लिखा रहने देना है। v का मान हमें बताया गया था, v का मान कितना है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। v का मान रख देना है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर 5000 रख दोगे, v की जगह दिया गया है, रख दोगे, और जब आप इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 0.173 एंगस्ट्राम।
मात्रक क्या है, एंगस्ट्राम, इसलिए इधर लिख दिया था, तो वही एंगस्ट्राम इधर भी लिख दिया है। तो कौन सा विकल्प सही है, आप देख सकते हो कि तीसरा। अब देखो घ नंबर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। ये वाला सवाल जरूर याद रखना है, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो रेडियो तरंग है उसकी आवृत्ति का परास होता है 10⁹ हर्ट्ज से कम, हर्ट्ज से कम। अब इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 10⁹ किसका मान कम है। मात्रक पर ध्यान नहीं देना, जो ये मात्रक लिखा है वो इसके बराबर होता है हर्ट्ज के। अब 10⁹ किससे कम है, अब 10⁻10 दिया गया है ये, और 10⁻6, तो ये विकल्प सही हो जाएगा पहला नंबर, क्योंकि इससे तो कोई छोटा मान दिया गया नहीं गया। 10⁹ हर्ट्ज से कम होता है, कम कम, तो 10⁹ हर्ट्ज से ये तो ज़्यादा है मान, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो बचा कौन, यही तो थोड़ा बहुत आ रहा है कम में, तो ये पहला नंबर। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V = 10√2 साइन 200t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कलांतर होगा। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा नंबर। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो। जब भी आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा होता है, देखो दिया गया है प्रश्न में कि प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व अगर ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तब हम लोगों का क्या होता है कि R = में दिया है 200 ओम, प्रेरकत्व दिया है 1 हेनरी, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होगा कि V = V0 साइन ω t होता है, और हमें क्या दिया है समीकरण, V = 10√2 साइन 200t दिया है। ये देखो V = 10√2 साइन 200t दिया है। और जब ये दिया है तो इससे तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर कितना आगे जाएगा, 200, तो ओमेगा का मान 200 आ गया। V0 का मान कितना आ जाएगा, V0 यहाँ से V0 की तुलना करो तो 10√2 आ जाएगा, तुलना करो सामने सामने की, तो ये आ गया। अब आपको जब आप पढ़ोगे प्रत्यावर्ती धारा या पढ़ चुके हो, तो tan phi = ω/L/R होता है, क्योंकि फाई यहाँ पर कलांतर होता है, कलांतर हमसे पूछ रहा है तो मैं मान रख के मान निकालना है। तो ओमेगा का मान कितना है 200, यल का मान कितना है, यानी कि प्रेरकत्व का मान कितना दिया गया है 1 हेनरी, तो 1 हेनरी रख दिया यहाँ पर। इसके बाद में आर का मान कितना दिया गया है 200 ओम, तो 200 ओम रख दिया, 200 तो 200 काटा, बचा कितना 1। अब 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan इधर वाला कटा तो फाई बराबर आ गया 45 डिग्री। आपको समझ में आया कैसे 45 डिग्री हुआ। ध्यान 4 नंबर, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंग दैर्घ्य ना ही आवृत्ति बदलती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प होगा पहला नंबर, क्योंकि जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्योंकि ये प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो कांच में क्या होगी, जो प्रकाश की रफ्तार है वो कुछ धीमी हो जाएगी। जब कुछ धीमी हो जाएगी तो हमें पता है कि C अनुक्रमानुपाती लैम्डा होता है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, C क्या है, चाल। क्योंकि अगर चाल कम हो गई है, चाल कम हो गई है तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, खंड बा अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो हम लोग इसको देखो यहाँ दिया गया है का नंबर, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। तो 1 लाइन का लिखना है, यहाँ ध्यान से देखो हमने लिख लिया है। गॉस का नियम क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q इन, नेट आवेश है ये पृष्ठ के भीतर उपस्थित, का 1/ε0 गुना होता है। देखो भाग दे दिया, 1/ε0 गुना होता है। तो यही स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम है, फाई = Q/ε0। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q इन का 1/ε0 गुना होता है। अब देखो खा नंबर, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। खा नंबर देखो, खा नंबर तो हमने लिखा नहीं, खा नंबर ध्यान से देखो, V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए।
विभवांतर से त्वरित जब होता है एक आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू, जो कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, h/√2km। अभी हमने आपको इसको क्या किया था, दूसरे नंबर या पहले नंबर, ये देखिए आपको हमने ये बताया था डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए गा नंबर प्रश्न में आपको हल कराया था कि कैसे आता है। तो ये आपको निकालना भी बताया था h/√2mEV कैसे आता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ये आपको लिखना है इसकी जगह। गा नंबर एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम धनावेश है। तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। जब भी धनावेश होता है, क्या होता है धनावेश, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी। याद रखना इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी धनावेश आएगा। तो हमसे पूछा कमी है या अधिकता, तो कमी है। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल बताइए कि इस चालक पर दूसरा है कितने कूलाम आवेश है। अब पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको सूत्र पता होगा कि Q = Ne होता है। Q हमें दिया है 2.4 × 10⁻−18, ये लिख दिया। इसके बाद में E का मान क्या होता है, E का मान आपको पीछे दिया रहता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। आपको एक भी नियतांक याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब पीछे दिए होते हैं। ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो E का मान नीचे रखा, भाग दिया तो क्या आया 240/16, 16 का भाग 240 में दोगे तो 15 आएगा। तो n बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछ रहा, तो 15 इलेक्ट्रॉन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमने हल किया है, हमें क्या दिया था, हमें दिया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो मान लिया f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, f2 बराबर क्या माना, अवतल लेंस की है इसलिए माइनस का 50 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका जब हम लोग, क्योंकि ये लेंस देखो क्या है कि संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो जब भी संपर्क में रखे हों तो उनकी परिणामी फोकस दूरी निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए सूत्र होता है 1/f। यफ जहाँ परिणामी फोकस दूरी इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। f1 का मान रखा 10 और f2 का मान रखा -50, चिन्ह सहित रखना है, -50 रखा, माइनस ये रखा, 50 ये रखा। लासा लिया, 10 × 5 = 50, 5 यहाँ आया, 50 एकम 50 ये आया, 5 में 1 घटाया 4/50 और यफ को उधर भेजा और 4/50 को उधर भेजा। तो क्या आएगा, जब उधर जाएगा तो 50 बटे क्या आ जाएगा 4, और 50 बटे जब 4 को काटोगे तो 25/2 आएगा। ये क्या आ जाएगा 12.5। अब हमें दिया है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें U दिया गया है और V का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो U = क्या होता है, कोई भी U हो, वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। सूत्र पता होगा लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। यफ का मान क्या है, यफ का मान हमने निकाला था 25/2, तो 25/2 रखोगे यफ की जगह तो 25 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का, ये देखो माइनस का 25 जब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखना माइनस का 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 1/25 को जब आप इधर लाओगे तो माइनस का 1/25 हो जाएगा। 1/v इधर ही रहने दो, लासा लो और हल करो तो v का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हो, तो इसको देखिए, ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत, ये आपको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो आपको इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से। अब देखो यहाँ पर दिया गया है खंड सा। खंड सा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 1 के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, इसको याद रखना। और आपको बता दें कि पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो खंड सा देखिए, यहाँ पर एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः द्विउत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? द्रव में लेंस की प्रकृति भी बतानी है। अब याद रखना कि जब भी द्विउत्तल लेंस की बात आ जाए, द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस की, और इसके बाद में साथ में कह रहा हो कि इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, तब सूत्र होता है कि उस माध्यम में डुबोने पर जो फोकस दूरी होगी अपॉन जो वायु में फोकस दूरी होगी, एयर में फोकस दूरी होगी, ए माने एयर, एम माने मीडियम, मीडियम माध्यम में जो अनुपात करेंगे इसका, तो म्यूएल -1 अपॉन म्यूएल माइनस म्यूएम -1 होता है इसका मान। ये आपको याद रखना है, ठीक। म्यूएल का क्या है? लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। म्यूएल क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। म्यूएम क्या है? म्यूएम क्या है? म्यूएल अपॉन म्यूएम माध्यम के सापेक्ष, माध्यम का अपवर्तनांक। म्यूएम है माध्यम का अपवर्तनांक, म्यूएल है लेंस का अपवर्तनांक। एक तो एक है। इसके बाद में आपको सूत्र पता होगा कि 1/F इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1/R2 होता है। तो ए का मतलब है एयर के लिए फोकस दूरी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लेंस वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा वायु के सापेक्ष है। ये म्यूएल का मतलब क्या है? वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1/R1 -1/R2। देखो R1 R2 क्या दिया गया है? R1 दिया गया 15 सेंटीमीटर, R2 दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो जो पहले आता है उसको हम लोग प्लस में लेंगे, जो बाद में आएगा उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि ये हमारा लेंस है, लेंस होता है। तो जो पहले आ रहा, पहले ये देखो लाइन आ रही, तो अगर इसका हम लोग गोला बनाएंगे तो एक त्रिज्या मिलेगी। तो जो ये होगी R1, इससे हम लोग एक गोला बनाएंगे तो ये क्या होगी? इससे जो त्रिज्या मिलेगी वो होगी R2। तो जो लेफ्ट में होता है इधर की तरफ, उसे हम लोग माइनस चिन्ह सहित लेते हैं। जो राइट में होता है उसे हम लोग प्लस चिन्ह सहित लेते हैं। तो R1 जो है वो हम लोग प्लस में लेंगे और R2 हम लोग माइनस में लेंगे, ये आप याद रखना। तो R1 बराबर हमने क्या किया? 15 सेंटीमीटर दिया था, 15 सेंटीमीटर लिख लिया। 30 सेंटीमीटर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख लिया क्योंकि R2 है। इसके बाद में अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक दिया गया 1.65। ये याद रखना, इस जगह गलती हो जाती बच्चों से कि कांच का रखना होता है, लेंस का रखना होता है तो वो द्रव का रख देते हैं अपवर्तनांक, तो यहीं पर सवाल की गलती हो जाती है। तो अब क्या है? म्यूएल -1/1/R1 -1/R2 दिया गया। अब देखो हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कब ज्ञात करनी है? द्रव में डुबोने पर, याद रखना। तो जब द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, तो हमसे पूछ रहा है ये वाली फोकस दूरी, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, ठीक है। यही यहाँ पर प्रश्न हम लोगों का शुरू होता है। हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हमें सभी मान पता होने चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो हमें इसका मान भी दिया गया, म्यूएल का मान देखो, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। इसके बाद में म्यूएम क्या दिया गया है? 1.65 भी दिया गया है। केवल हमें FA का मान निकालना है, तो FA के लिए सूत्र लगाएंगे 1/FA इक्वल टू म्यूएल -1 1/R1 -1/R2। म्यूएल का मान 1.5 दिया, रख दिया। इसके बाद में R1 का मान 15 सेंटीमीटर है, रख दिया। इसके बाद में माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर कर रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया। लासा लेके जब आप इसको हल करोगे, आराम से हल कर लोगे, लासा लेके इसको इसमें घटाओ तो 0.5 आएगा, लासा करोगे 30 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा +1, और इसके बाद में जब काटोगे पीटोगे तो प्लस में उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एक प्रश्न जो था, अभी प्रश्न की शुरुआत हुई, हमने FA निकाला है। अब FA का मान जो है वो यहाँ पर रखना है। इस समीकरण में FA का मान रख दो 10 सेंटीमीटर। लेंस का अपवर्तनांक म्यूएल 1.5 और मीडियम का अपवर्तनांक जो है 1.65 रखा, जो द्रव में डुबोया था। इसके बाद में आपको लासा लेकर के इसको हल करना है। जब आप इसको हल करोगे तो पूरा हल करते करते काट पीट के जो उत्तर आएगा -55 सेंटीमीटर आएगा। माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? तो माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है, अवतल लेंस की होती है। तो लेंस की जो प्रकृति हो जाएगी वो अवतल हो जाएगी, और फोकस दूरी पूछ रहा था तो -55 सेंटीमीटर हो जाएगी। चिन्ह क्या बता रहा है? कि अवतल लेंस होगा, और 55 सेंटीमीटर हमें बता रहा है क्या फोकस दूरी होगी। तो दोनों प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं यहाँ पर। परमाणु के बोहर के मॉडल के अभिग्रहित लिखना है। ये 3 अभिग्रहित दिए थे परमाणु के बोहर ने, वो आपको लिखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? अभी हमने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ता है इसके लिए हमें।
लेकिन ये आपको 2-2 नंबर के दिए हुए हैं, तो आप इनको कम भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो इनको सवालों को। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।